Hello friends, welcome back to my channel Study Art Hub. Like, subscribe and press the bell icon for more new notifications. आज मैं डिस्कस करूंगी यूरोप कला टेस्ट सीरीज जिसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यूज क्वेश्चन। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके दौरान चित्रकारी टेक्निक में टेक्सचर व कोलाज समावेशित किया गया? सो राइट आंसर इज डी, घनवाद। घनवाद आर्ट मूवमेंट में टेक्सचर कोलाज का खोज हुआ था 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में संश्लेषणात्मक घनवाद के थ्रू 1912 से 1925 तक चला था संश्लेषणात्मक घनवाद। यहाँ पर 2 डायमेंशनल सरफेस को 3 डायमेंशनल क्रिएट करते थे, उसका नेम था कोलाज। सो थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं कि स्टार्ट कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो 1907 से लेकर के 1925 तक चला था घनवाद क्यूबिज्म। 1907 की यहाँ पे फर्स्ट पेंटिंग है अभिनव की स्त्री, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यंग लेडी ऑफ अविग्नाक, पिकासो ने बनाया है। और लास्ट पेंटिंग 1925 में बनाई गई, उस पेंटिंग का नाम है 3 म्यूजिशियन। और यहाँ के कला समीक्षक कौन रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, तो विलियम अपोलिनेर। विलियम अपोलिनेर यहाँ पे कला समीक्षक रहे हैं। कब? तो 1908 ईस्वी में। और घनवाद आर्ट मूवमेंट के प्रणेता कौन है? प्रणेता है पाउल सेजान। पाउल सेजान यहाँ के प्रणेता रहे हैं। घनवाद आर्ट मूवमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था? घनवाद आर्ट मूवमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। कौन कौन सा है देख लेते हैं। सो देखिए, पहले तो 1907 से लेकर के 1912 तक चला है विश्लेषणात्मक घनवाद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एनालिटिकल क्यूबिज्म। और 1912 से 1925 तक चला है संश्लेषणात्मक घनवाद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंथेटिक। ठीक है, देखिए बेसिकली करते क्या थे विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक घनवाद में। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं 1907 से 1912 तक का विश्लेषणात्मक घनवाद एनालिटिकल क्यूबिज्म। इसमें आर्टिस्ट चारों तरफ से घूम के उसके बाद ऑब्जेक्ट को कैप्चर करते थे, जो आगे और पीछे दोनों का पार्ट दिखाई देता था। और नेक्स्ट है 1912 से 1925 तक का संश्लेषणात्मक घनवाद, जिसे सिंथेटिक क्यूबिज्म कहते हैं। उसमें आर्टिस्ट 2 डायमेंशनल सरफेस पर 3 डायमेंशनल क्रिएट करते थे, उसी का नेम था कोलाज। यहाँ के कुछ फेमस आर्टिस्ट हैं। पैब्लो पिकासो तो यहाँ पे फाउंडर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है जॉर्ज ब्रॉक, फर्नालेजे एंड हॉर्नग्रीस। तो एक एक करके आर्टिस्ट का डिस्क्रिप्शन कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं। लाइक पैब्लो पिकासो के बारे में तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं आर्टिस्ट पैब्लो पिकासो के बारे में। पैब्लो पिकासो घनवादी फाउंडर कहे जाते हैं, जन्मदाता। इनका जन्म 1881 से 1973 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो मालांगा स्पेन में। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है ना इनका जन्म कहाँ हुआ, तो मालांगा स्पेन में ये पैदा हुए थे। 20वीं शताब्दी का प्रथम महान चित्रकार कहे जाते हैं और पिता चित्रकार भी कहे जाते हैं। ठीक है, 20वीं शताब्दी के पिता चित्रकार, ये महान चित्रकार कौन है? पैब्लो पिकासो। नेक्स्ट इनका इंपॉर्टेंट ये है कि ये निग्रो कला से सजा से प्रभावित रहे हैं। इनकी कला को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? तो टोटल 6 पार्ट में इनकी आर्ट को डिवाइड किया गया है। पहला है आरंभिक, दूसरा है ब्लू पीरियड। ब्लू पीरियड और पिंक पीरियड बहुत फेमस है। 1904 से लेकर 1 से लेकर के 4 तक इनका ब्लू पीरियड रहा है। और पिंक पीरियड का टाइम था 1905 से लेकर के 1906 तक का है टाइम पिंक पीरियड। फिर घनवाद चला है 1907 में। जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है सिर्फ मैं उसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ। 1907 में घनवाद स्टार्ट हो गया था, जो 1925 तक चला। ये चौथा इनका पीरियड था। 5वें पीरियड में शास्त्रीय कला पे इन्होंने काम किया है, जिसकी फेमस मूर्तियां हैं। चित्रकार का कार्य कच्छ श्वेत वस्त्र पहने स्त्री, 3 वादक, वुमेन रनिंग ऑन द बीच। उसके बाद 6वां पीरियड इनका रहा है, लास्ट 6th एंड लास्ट पीरियड है अति यथार्थवाद, जिसे सरेलिज्म कहते हैं। उसकी फेमस पेंटिंग है इनकी जीवन का आनंद, युद्ध व शांति, बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉर एंड पीस, जो इन्होंने भित्ति चित्र बनाई है। ग्वार्निका भी बहुत फेमस रहा है, स्पेनिश वर्ल्ड वॉर, ग्वार्निका पेंटिंग 1907 में बनाए थे। और नेक्स्ट है इनका बुल फाइटिंग, ये भी बहुत फेमस है। बुल फाइटिंग इन्होंने लिथोग्राफी में बनाई है। और लास्ट है स्वप्न, जिसे ड्रीम कहते हैं। इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी जीवनी क्या थी। अपने जीवन काल में पिकासो जितना कोई भी कलाकार प्रसिद्ध नहीं हुआ है। आरंभिक विषय जो इनका रहा है, सब्जेक्ट्स क्या थे? तो वो गरीब जीवन को डिपिक्ट करते थे। गरीब जीवन इनका सब्जेक्ट था आरंभिक शुरू का। इनके चित्र में ग्वार्निका बनाए थे, पेरिस में विश्व मेला हुआ था
प्रारंभिक नाम पेंटर इन हिज स्टूडियो इस नाम से ग्वर्निका का नाम पड़ा था। ग्वर्निका पेंटिंग की साइज थी 11.6 इंटू 25.8 फीट। अब डिस्कस कर लेते हैं जॉर्ज ब्रॉक के बारे में। जॉर्ज ब्रॉक का जन्म 1882 ईस्वी में हुआ था फ्रांस में। मूर्तिकार, चित्रकार, छापाकार रहे हैं और इनका प्रमुख विषय जो सब्जेक्ट था वो स्टिल लाइफ था, स्टिल लाइफ। और इनकी प्रथम वनवादी चित्र रही है संगमरमर की मेज, फलों की थाली व ग्लास मेडोलियन वादिका, गोल मेज पर व्यक्ति समूह। नेक्स्ट आर्टिस्ट है फर्नालेजे। फर्नालेजे 1881 ईस्वी में पेरिस में पैदा हुए थे। इनको नलीवादी कलाकार कहा जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नलीवादी कहा जाता है क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट में, तो फर्नालेजे को। इनकी पेंटिंग है जंगल में विवस्त्र मानव आकारों का विरोध। और लास्ट आर्टिस्ट है हॉर्नग्रेस। हॉर्नग्रेस का जन्म 1887 ईस्वी में स्पेन में हुआ था। अन्य नाम घनवादी का तीसरा बंधु इनको कहा जाता है, थर्ड मास्केटियर ऑफ क्यूबिज्म हॉर्नग्रेस को कहा जाता है। एक गणितज्ञ कलाकार थे और सर्वाधिक घनवादी। सबसे ज़्यादा घनवादी कौन थे? तो ये थे हॉर्नग्रेस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी फेमस पेंटिंग है पोर्ट्रेट ऑफ पिकासो, गिटार एंड पाइप, पेंटर्स विंडोज। एंड द लास्ट वन इम्पॉर्टेंट आज डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस किस आर्ट मूवमेंट से इंस्पायर्ड रहे हैं, किससे प्रभावित थे। क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट, तो भविष्यवाद, ठीक है, भविष्यवाद फ्यूचरिज्म, सर्वोच्चवाद जिसे बोलते हैं सुपरमैटिज्म, और नेक्स्ट है संरचनावाद जिसे बोलते हैं, और सुरीलवाद। सुरीलवाद इनसे इंस्पायर्ड रहे हैं कौन? तो क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट के आर्टिस्ट, घनवादी कलाकार। द लाइफ ऑफ ए वर्जिन नामक चित्र किसका है और उसका माध्यम क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वुडकट में बनाया गया है। आर्टिस्ट अल्बर्ट ड्यूरर बनाए हैं। अल्बर्ट ड्यूरर जर्मन आर्टिस्ट हैं, वुडकट में काम करते हैं। अल्बर्ट ड्यूरर स्वर्णकार के पुत्र रहे हैं। हंगरी से आकर ये न्यूरेमबर्ग जर्मन में बस गए थे। बचपन में इनको स्वर्णकारी मतलब इन्होंने अपने पिता से ही देखा था। और अल्बर्ट ड्यूरर फेमस क्यों हैं? तो बालों की लटों के लिए। बालों की लटों की बहुत अच्छी चित्रकारी करते थे, महिला के लंबे लंबे बाल को बनाते थे। अल्बर्ट ड्यूरर 1512 ईस्वी में राजकीय कलाकार नियुक्त किए गए। ये शारीर शास्त्र, अनुपात एवं कला सिद्धहस्तों में प्रसिद्ध रहे हैं। इन्होंने 4 पुस्तक लिखी है। इनकी 4 पुस्तक लिखी गई हैं। इनकी फेमस पुस्तक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो द बुक ऑफ ह्यूमन प्रोपोर्शन, द बुक ऑफ मेजरमेंट, 2 फेमस बुक्स हैं। और ये जल रंग के दृश्य चित्रकार कहे जाते हैं और दृश्य चित्रण के जन्मदाता भी कहे जाते हैं। इनकी फेमस कुछ पेंटिंग्स हैं लाइक वुडकट, द ग्रेट ट्रिम्फल कार, एकोपेलिक्स। इन्होंने एपोकलिप्स जो बनाई है 1498 ईस्वी में वुडकट में। 4 अश्वरोही को चित्रित किया है एपोकलिप्स में। पैशन, सेकंड पैशन और कुमारी का जीवन इन्होंने कब बनाया है? तो 1526 ईस्वी में। 4 संत को दिखाया है इस पेंटिंग में। तैल चित्रण विधा के लिए कौन जाना जाता था, किसका श्रेय है? आर्टिस्ट जैन वैन आइक। जैन वैन आइक ने 15th सेंचुरी में ऑयल कलर का डिस्कवर किए थे, खोज। और जैन वैन आइक कहाँ के रहने वाले हैं? बेसिकली ये पूछते हैं ना कि ये ऑयल कलर का खोज कहाँ हुआ था। तो हॉलैंड, नीदरलैंड और डच, ये तीनों एक ही जगह का नाम है। तो कभी हॉलैंड करके आ जाता है, कभी नीदरलैंड और कभी डच। तो यहाँ पर खोज ऑयल कलर के किए थे जैन वैन आइक। जैन वैन आइक कहाँ के रहने वाले हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जर्मन के रहने वाले हैं। 1390 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1441 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हें ऑयल कलर के जन्मदाता तो कहा ही जाता है। उसके साथ साथ ये पूर्व रंगों में पानी और अंडे की सफ़ेद टेम्परा टेक्निक में भी इन्होंने पहले काम किया है। तैल रंगों के फाउंडर रहे हैं। जैन वैन आइक पहले लीज के किंग बिशप के दरबार में रहा करते थे। अधिकांश काम नीदरलैंड में ही किया है इन्होंने। इसका प्रसिद्ध कार्य गेट में बनाया गया पेंटिंग है। तो फेमस पेंटिंग ये वेदी चित्र किया है। इन्होंने कितनी पेंटिंग्स बनाई है टोटल? तो टोटल इन्होंने
200 आकृतियाँ पेंटिंग्स में बनाई हैं, मतलब 200 पेंटिंग्स बनाई है। जॉन वैन आइक घरेलू दृश्यों के चित्रण थे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि घरेलू दृश्यों के चित्रण कौन करते थे, तो जॉन वैन आइक करते थे। जॉन वैन आइक के फेमस पेंटिंग है द गेट ऑफ अंडरपेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है द गेट ऑफ अंडरपेस। और नेक्स्ट है इनकी फेमस पेंटिंग चर्च की कुमारी। और कुछ अदर पेंटिंग्स हैं मिथ सावत की उपासना, एडोरेशन ऑफ लैम्ब, भविष्यवाणी। आदम की उत्पत्ति, जिस पेंटिंग को इंग्लिश में कहते हैं क्रिएशन ऑफ आदम, ये पेंटिंग किसने बनाई है, आर्टिस्ट माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो हाई रेनेसां आर्टिस्ट रहे हैं, इन्होंने सिस्टाइन चैपल पे पेंटिंग बनाई है। फॉर एग्जांपल इस तरह से समझ लिए ये सीलिंग है, सीलिंग को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। और 3 पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया है तो 3-3 पेंटिंग्स बनाई गई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले समूह में, फर्स्ट समूह ये वाला है सपोज कीजिए, तो इसमें इन्होंने बनाया है ईश्वर द्वारा प्रकाश को अंधकार करने से व्यक्त करना। दूसरी पेंटिंग है चांद तारों की दृष्टि सृष्टि। और तीसरी पेंटिंग है सृष्टि को आशीर्वाद। अब सेकंड चरण में इन्होंने कौन कौन सी बनाई है उसके बारे में देख लेते हैं। तो बनाए हैं क्रिएशन ऑफ ईवा, क्रिएशन ऑफ एडम एंड नेक्स्ट फेल एक्सप्लोरेशन फ्रॉम हेवन, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वर्ग से पतंग निष्कासन। अब थर्ड चरण की बात कर लेते हैं। तो थर्ड चरण में इन्होंने क्या क्या बनाया है, नूह का प्रलय, जिसे बोलते हैं सैक्रिफाइस ऑफ नूह। नेक्स्ट है प्रलय और लास्ट है नूह का नशा। तो इस तरह से समझ लीजिए कि इन्होंने सीलिंग्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। और सीलिंग में किस टेक्निक में काम किए हैं, तो फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में। टाइन चैपल पर जो क्रिएशन ऑफ एडम, क्रिएशन ऑफ ईवा, उसके बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। 1508 से लेकर के 1512 तक में इन्होंने सिस्टाइन चैपल पे पेंटिंग्स कंप्लीट कर दी थी फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में। और इसका साइज क्या था, इस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबल का विषय मानवीय दृष्टि से अनुभावित किया। किसका सब्जेक्ट, तो बाइबल का सब्जेक्ट। तो बाइबल के सब्जेक्ट से रिलेटेड पेंटिंग्स बनाए हैं पीटर पाउल रिबन्स। पीटर पाउल रिबन्स बरूक आर्टिस्ट हैं। बरूक आर्ट चला था इटली में 1600 से लेकर 1775 तक। बरूक आर्ट के फेमस आर्टिस्ट है जिसे फादर ऑफ बरूक आर्ट कहते हैं, उनका नेम है कैरावेजो। अदर आर्टिस्ट है पीटर पॉल रिबन्स एंड रैम्ब्रांड। बरूक आर्ट में पेंटिंग्स बनाई कैसे गई हैं, इसकी विशेषता कैरेक्टरिस्टिक, तो भ्रम पैदा किया गया है। छतों में अलंकरण इस प्रकार किया गया है कि वास्तविकता से अधिक ऊंची लगे। किसी पदार्थ द्वारा किसी अन्य पदार्थ का भ्रम दिखाया गया है, जैसे संगमरमर के वस्त्र में कुछ इस तरह के कपड़े दिखाए गए हैं कि वो मोम की भांति प्रतीत होता है। इस तरह का स्कल्प्टर बनाए थे बरूक आर्टिस्ट बर्नीनी। और इन्होंने लाइट एंड, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बरूक आर्ट में लाइट एंड शेड, लाइट एंड शेड पे फोकस किया गया है। और नेक्स्ट पीटर पॉल रिबन्स के थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पीटर पॉल रिबन्स का जन्म हुआ था 1577 ईस्वी में और 1640 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्हें फ्लेमिश कलाकार कहा जाता है, फ्लेमिश आर्टिस्ट, क्योंकि इनके पिता नीदरलैंड। पीटर पॉल रिबन्स को 1598 ईस्वी में गिल्ड का सदस्य बना दिया गया था। और इन्हें अवार्ड नाइटहुड की उपाधि भी मिली थी। नाइटहुड की उपाधि चार्ल्स पंचम के थ्रू मिली है 1630 ईस्वी में। और भारत में नाइटहुड की उपाधि किससे मिली है, रविन्द्रनाथ टैगोर को। ये ईसाबेला की पेंटिंग्स बनाते थे, ईसाबेला उनकी मिसेस थी। और इन्होंने सबसे ज़्यादा पोर्ट्रेट्स, व्यक्ति चित्र इस तरह के बनाए। इनकी फेमस पेंटिंग है लाइक मोज़ैक की वंदना, ईसा को सूली से उतारा जाना, क्रॉस पर खड़ा किया जाना, शांति का वरदान, द ब्लेसिंग पीस कहते हैं इस पेंटिंग को, लुक्यूपस की कन्याओं का सीलभंग, द रेप ऑफ डॉटर ऑफ लिक्यूपस, पेरिस का न्याय, द जजमेंट ऑफ पेरिस, 3 लावण्य, 3 ग्रासेस फेमस पेंटिंग है इनकी। हाई रेनेसां चित्रकार के नाम बताइए। हाई रेनेसां चित्रकार है राफेल। राफेल का जन्म उर्बिनो इटली में हुआ था 1483 से 1520 तक। और इनके गुरु रहे हैं पेरोजीन। पीटर पॉल रिबन्स को संत कलाकार कहा जाता है क्योंकि इनके पिता जीवनी संत थे। ये चरम पुनरुत्थान कला के महान चित्रकार कहे जाते हैं। पेरोजीन के यहाँ जाकर इन्होंने अपनी फेमस पेंटिंग बनाई थी द कैनेटिक ड्रीम। इनके आर्ट मूवमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं देखते हैं। तो पहला है अरेबियन, दूसरा है फ्लोरेंटाइन और तीसरा है रोमनस। हाई रेनेसां चित्रकार के नाम बताइए। हाई रेनेसां चित्रकार है राफेल। राफेल का जन्म उर्बिनो इटली में हुआ था 1483 से 1520 तक। और इनके गुरु रहे हैं पेरोजीन। पीटर पॉल रिबन्स को संत कलाकार कहा जाता है क्योंकि इनके पिता जीवनी संत थे। ये चरम पुनरुत्थान कला के महान चित्रकार कहे जाते हैं। पेरोजीन के यहाँ जाकर इन्होंने अपनी फेमस पेंटिंग बनाई थी द कैनेटिक ड्रीम। इनके
आर्ट मूवमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो वो 3 पार्ट्स कौन-कौन से हैं देखते हैं। तो पहला है अरेबियन, दूसरा है फ्लोरेंटाइन और तीसरा है रोमनस्क। राफेल की फेमस पेंटिंग है जो इन्होंने 1508 से लेकर के 1512 तक में कंप्लीट किया है। पेंटिंग का नेम है स्कूल ऑफ एथेंस। स्कूल ऑफ एथेंस पेंटिंग ये बनाए थे वेटिकन पुस्तकालय में। सर्वश्रेष्ठ भित्ति चित्रण है इनका। कैरावेजो किस कला आंदोलन से संबंध रखते थे। तो कैरावेजो बरूक आर्ट पुनरुत्थान कला का टाइम ड्यूरेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, अर्ली, हाई एंड पोस्ट। अर्ली रिनेसां चला था 1400 से लेकर के 1500 तक। हाई रिनेसां चला था 1500 से लेकर के 1525 या 30 तक। और पोस्ट रिनेसां चला था 1530 से लेकर 1580 तक या 1600 तक। तो इस तरह से डेट लर्न कर लीजिएगा, कभी कभी डेट पूछ लेते हैं। तो हाई रिनेसां को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, 1400 से लेके 1600 तक का पूरा टाइम ड्यूरेशन है इसका। कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया। तो चित्रण का निषेध, आकृतियों में चित्रण का निषेध किस काल में हुआ था। बेंजेंटाइन कला में। बेंजेंटाइन कला का टाइम ड्यूरेशन है 330 से लेकर के 1453 तक का। बेंजेंटाइन कला में आकृति विरोधी युग कब चला था इसके बारे में देख लेते हैं। तो 726 से लेकर के 842 तक। लियो तृतीय राजा थे उस समय में। इनकी मूर्तियों में मतलब ये बिलीव करते थे कि ईसा हमारे भगवान हैं। इनकी मूर्तियां ना बना करके क्रॉस को सिंबलाइज कीजिए, इस तरह के क्रॉस को। तो क्रॉस के लिए इन्होंने उस टाइम में आकृति विरोध करके क्रॉस का स्टार्टिंग किया। रोकोको शैली पल्लवित हुआ। रोकोको शैली कहाँ पल्लवित हुआ था। तो ये हुआ था फ्रांस में। देखिए रोकोको आर्ट मूवमेंट चला था 18वीं सेंचुरी में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस में तो ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये ख़त्म कहाँ हुआ था। तो ये ख़त्म हुआ था, एंड इसका हुआ था जर्मन में। जर्मनी में एंड हुआ, फ्रांस में स्टार्ट हुआ रोकोको 18वीं सेंचुरी में। और यहाँ पर फाउंडर रहे हैं 2 पेरिस आर्किटेक्चर। वो पेरिस आर्किटेक्चर कौन कौन थे। तो जेलिम मेरी ऑन्टोनई और रॉबर्ट द कोटी, ये दोनों फाउंडर रहे हैं 18वीं सेंचुरी में। फ्रांस में और जर्मन में एंड किया इन्होंने। रोको का मीन्स क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो रॉक वर्क या फिर शिला संबंधित। रोकोको रॉक वर्क या शिला संबंधित। यहाँ पे चित्रकला में सर्वप्रथम रोकोको शब्द का यूज किया गया है। मुख्य रूप से वास्तुकला के लिए फेमस है रोकोको पीरियड। वास्तुकला में सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट द कोट्टी और जैम मेली ऑन्टोनई ने यहाँ पे अच्छे से काम किया है। चित्रकला में सर्वप्रथम बार्तो तथा बुशे ने किया। अन्य कलाकार देख लेते हैं कौन कौन है। तो सिमोन शार्दी, वीरनेसी अदर आर्टिस्ट हैं। रोकोको कला में काम कैसा करते थे। तो ये सी आकार, सी के शेप में यहाँ पर अलंकरण किया गया है। यहाँ पर जो मूर्तियां बनाई गई हैं वो गीली मिट्टी और कांस्य में बनाई गई हैं। बरूक शैली के विशाल भवनों के स्थान पर रोकोको में छोटे व आरामदायक भवन बनाए गए हैं। विलियम होगार्ट के ऊपर रोकोको शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। और रोकोको शैली को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो 3 पार्ट्स में। फ्रेंच रोकोको और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रोकोको, क्षेत्रीय या स्थानीय रोकोको। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोर्सलिन की मूर्तियाँ कहाँ पाई गई हैं। तो रोकोको पीरियड में। रोकोको शैली में दीवार पर मिरर का इन्होंने यूज़ किया है। और पोर्सलिन के साथ साथ यहाँ पे पेस्टल कलर्स में भी पेंटिंग मिली है, ऑयल स्केचेस भी मिले हैं और बकरी के मुखौटे वाला रूप मिला है जिसे अजवृत्ति रूप कैप्रिको कहते हैं। द नाइट वॉच पेंटिंग किसने चित्रित किया। आर्टिस्ट रैम्ब्रांड है। रैम्ब्रांड किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। तो ये बरूक आर्टिस्ट हैं। इन्होंने भी अपने पेंटिंग्स में छाया प्रकाश को दिखाया है। द नाइट वॉच पेंटिंग बनाई गई है 1642 ईस्वी में। इसमें इन्होंने कैप्चर किया है इंटेंसिटी को, लाइक पूरा बैकग्राउंड डार्क है और मेन ऑब्जेक्ट पर फोकस किया गया है। लियोनार्डो दा विंसी के टीचर कौन रहे हैं। उनके टीचर थे वेराशियो। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि अब वेराचियो के टीचर कौन थे। लियोनार्डो दा विंसी के तो टीचर हैं वेराशियो, और वेराशियो के टीचर थे दोनातिल्लो। दोनातिल्लो जो कांसे की ढलाई के लिए फेमस है, वो वेराशियो के टीचर है। वेराशियो का जन्म हुआ था 1435 ईस्वी में इटली में। इनकी फेमस पेंटिंग है, मतलब ये प्रमाणित पेंटिंग्स के लिए फेमस है और इन्होंने मूर्ति भी बनाई है। ईसा का बपटिस्टा मेस्टा, MEESTA मेस्टा और सांस शौकत युक्त डेविड वेराशियो ने बनाया है। और पेंटिंग ध्यान रखिएगा, ईसा का बपटिस्टा जो विंची ने बनाया था उसके साथ इन्होंने हेल्प भी किया है वेराशियो ने।
प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा पेंटिंग बनाए कौन थे? आर्टिस्ट टिशियन। आर्टिस्ट टिशियन की कला पर जॉर्जियानो का प्रभाव पड़ा, तो इन्होंने जॉर्जियानो की पेंटिंग टेम्पटेस्ट है इंस्पायर्ड होकर रेप ऑफ यूरोपा पेंटिंग बनाए थे। देखिए अगर ऑप्शन में तो वैसे टिशियन है, और यहाँ पर अगर पीटर पॉल रूबेंस भी ऑप्शन में होते हैं, पीटर पॉल रूबेंस, तो भी राइट होता टिशियन, क्योंकि टिशियन ने भी बनाया है और पीटर पॉल रूबेंस ने भी बनाया है। तो ध्यान रखिएगा रेप ऑफ यूरोपा पेंटिंग दोनों ने बनाई है। और टिशियन की कुछ और फेमस पेंटिंग है जो इन्होंने अजम्पशन बनाया है। अजम्पशन पेंटिंग कब बनाए थे? तो 1516 ईस्वी में अजम्पशन पेंटिंग बनाए थे, जिसे हिंदी में बोलते हैं कुमारी का स्वर्गारोहण। और 1533 ईस्वी में इनको चार्ल्स पंचम के द्वारा राजकीय मतलब उन्होंने राजकीय चित्रकार चुना था इनको टिशियन को। इनकी एक और फेमस पेंटिंग है द एंटॉबमेंट, ईशा को कब्र में लिटाना। और ये फेमस क्यों थे? तो श्रृंगारपूर्ण कथाओं के चितेरे रहे हैं। ध्यान रखिएगा श्रृंगारपूर्ण कथाओं के चितेरे कौन थे? तो वो थे टिशियन। टिशियन ने नग्न स्त्री को स्वर्णिम केशों के साथ चित्रित किया है। यह एकमात्र ऐसे कलाकार थे जिसे काउंट उपाधि मिली थी। तो काउंट की उपाधि किससे मिली है? टिशियन को मिली है। इनकी फेमस पेंटिंग अदर्स पेंटिंग देख लेते हैं। सीक्रेट एंड प्रोफेन लव, जिसे पवित्र और अपवित्र प्रेम कहते हैं। और इन्होंने पिएटा चित्र भी बनाया है। उर्बिनो की वीनस, रस्ताने सहित पुरुष, फ्लोरा, फूलों की देवी, ईशा को कब्र में लिटाना। गॉथिक कला मुख्यतः है, तो गॉथिक कला क्या है? मुख्यतः स्थापत्य कला। गॉथिक कला का जन्म फ्रांस में हुआ था और टाइम ड्यूरेशन है 1150 से लेकर 1450 तक फ्रांस। और गॉथिक कला का चरम टाइम माना जाता है 13वीं शताब्दी, 12वीं से 15वीं 13वीं शताब्दी चरम। गॉथिक शब्द का प्रथम 16वीं शताब्दी में किसने किया था इस शब्द का यूज? तो जॉर्जियो वसारी ने किया। गॉथिक कला में नुकीले इमारत बनाए जाते थे और चार्टर्ड कैथेड्रल के लिए फेमस है। और यहाँ पे कैथेड्रल को बोलते थे, सर्वप्रथम कैथेड्रल में यूज किया गया था फ्लाइंग बट्रेस का। गॉथिक कला की प्रमुख विशेषता है शीशा चित्र, जिसे बोलते हैं स्टेन ग्लास। स्टेन ग्लास के लिए गॉथिक आर्ट फेमस है। स्टेन ग्लास में ऑक्साइड कलर्स का यूज करते हैं। और दांते कवि के अकॉर्डिंग शीशा चित्रण का जमा हुआ संगीत फ्रोजन म्यूजिक कहा गया है स्टेन ग्लास को। यहाँ के फेमस आर्टिस्ट रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो फ्रांस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ फ्रांस में कौन कौन से फेमस आर्टिस्ट हैं। फ्रांस के फेमस आर्टिस्ट हैं पॉल द लिम्बर्ग चित्रकार, ज्या फूके, मास्टर ऑफ मोलेंस। मास्टर ऑफ मोलेंस ने अपनी पेंटिंग्स में इंद्रधनुषीय रंगों का यूज किया है। लिम्बर्ग चित्रकार ने वर्ष के 12 महीनों को अंकित किया गया है, जिसे बसंत विलास कहते हैं। पॉल द लिम्बर्ग ने सर्वप्रथम सूर्य को आकाश में एक्चुअल मतलब सही जगह पर चित्रित किया है। और नेक्स्ट इंग्लैंड में भी चला था, तो इंग्लैंड में जो सर्वप्रथम जल रंगों का यूज किया गया है पॉल सैंडबाई के थ्रू, तो वहाँ भी गॉथिक कला का यूज हुआ है। और नेक्स्ट है गॉथिक कला इटली, तो सबसे फेमस इटली का गॉथिक कला माना जाता है। गॉथिक कला जो इटली में चला था उसके आर्टिस्ट है सिमाबुए, जियोतो, देउस्सियो, सिमोन मार्टिनो, आंद्रिया आर्केना। देखिए सिमाबुए को क्या कहा जाता है? सिमाबुए तो वहाँ के फेमस आर्टिस्ट हैं, ठीक है। और इनका यूज इनके मतलब पेंटिंग, चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार सब रहे हैं ये। जॉर्जियो वसारी की पुस्तक द लाइफ ऑफ द मोस्ट एक्सलेंट पेंटर्स एंड स्कल्प्टर में डिस्कस किया गया है सिमाबुए का। नेक्स्ट है जियोतो। जियोतो के गुरु थे सिमाबुए, और जियोतो को पुनर्जागरण कला का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट आर्टिस्ट है दोशियो। दोशियो को सिएना का पिता कहा जाता है। और लास्ट है आंद्रिया आर्केना। आंद्रिया आर्केना वहाँ के फेमस रहे हैं जिनकी फेमस पेंटिंग है कुमारी का सिंहासनारोहण पर। सिमोन मार्टिनी, इन्होंने चित्रकला, उद्घोषणा, अनाउंसमेंट पेंटिंग बनाए थे। ये सारे फेमस मतलब इटली के फेमस आर्टिस्ट को तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। अल्बर्ट ड्यूरर किस देश के रहने वाले थे? अल्बर्ट ड्यूरर कहाँ के थे? तो अभी हमने डिस्कस किया है, जर्मन के थे। वुडकट के लिए फेमस है। पेंटिंग में प्रकाश व्यवस्था के लिए किस कलाकार को चूज किया गया है? तो पेंटिंग में लाइट और शेड का यूज किए हैं आर्टिस्ट रैम्ब्रांड। रैम्ब्रांड के बारे में बताया था कि बरूक आर्टिस्ट है। बरूक आर्ट मूवमेंट इटली में चला था 1600 से 1775 तक। और अगर आपको ब्रीफ में वीडियोस देखना हो लाइक पर्टिकुलर आर्ट मूवमेंट्स का वेस्टर्न, तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं अपलोड कर दूंगी। निम्न में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंसी द्वारा चित्रित है? तो लियोनार्डो दा विंसी की फेमस पेंटिंग है अंतिम भोज, इंग्लिश में कहते हैं इसे लास्ट सफर। 1495 से लेकर के इन्होंने 98 तक में कंप्लीट किया है। कहाँ पर? तो संत मारिया इटली में। और बनाए किस टेक्निक में है? तो फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में। ये ध्यान रखिएगा कि ये मिलान के संत मारिया उपासना गृह में ये पेंटिंग बनाए थे इटली में।
इनकी कुछ अदर फेमस पेंटिंग है जो इन्होंने 1501 से लेकर 1504 तक में कंप्लीट किया है। पेंटिंग का नाम है मोनालिसा। मोनालिसा बहुत फेमस पेंटिंग है जो ला जियोकॉन्डा एक अधिकारी की पत्नी थे, उनके फेस रिफ्लेक्शन से इन्होंने बनाया है। और मोनालिसा बैकग्राउंड में यूज़ किया गया है लैंडस्केप, और फ्रंट में जो ये पोर्ट्रेट है एक मिस्टीरियस पेंटिंग बनाई गई है। और पॉपुलर वुड का यूज़ किया गया है मोनालिसा पेंटिंग में, और रेड कलर के टोन्स में बनाया गया है। लियोनार्डो दा विंसी की मैं सीक्वेंस में पेंटिंग बता दे रही हूँ। कभी कभी जेआरएफ एग्जाम्स में क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस आ जाता है ना, तो फर्स्ट पेंटिंग इनकी है ईसा की बपटिस्टा, जो विंसी और वेरासियो दोनों मिलकर बनाए थे। नेक्स्ट है श्वेत रोम युक्त कोट वाली महिला। थर्ड पेंटिंग है शैलखंडों की राजकुमारी, जिसे वर्जन ऑफ रॉक्स इंग्लिश में कहते हैं। फोर्थ पेंटिंग है लीजा और हंस, रफेल ने भी बनाई है। रफेल इसका स्केचिंग किए थे और इन्होंने पेंटिंग बनाई है लीजा और हंस। फिफ्थ है अंतिम भोज, लास्ट सपर, मोनालिसा रेड टोन्स में बनाया है इन्होंने। और लास्ट है मोज़ैक की वंदना, एडोरेशन ऑफ मार्गी, और बिल्कुल एंड में विट्यू मैन। देखिए इस तरह से ध्यान रखिएगा, मैंने क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में इसलिए बता दिया है कि कभी कभी एग्जाम्स में क्रोनोलॉजिकल को कंपोज कर लें इजिली। और इन्होंने किसका यूज़ किया है पहली बार, खोज किसकी की है, तो सफ्यूमेटो टेक्निक की और क्यूरेस्क्यूरो टेक्निक की। क्यूरेस्क्यूरो छाया प्रकाश दिखाया गया है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। लियोनार्डो दा विंसी ने इनकी खोज की है। और एक बहुत फेमस बुक है कोडेक्स। कोडेक्स बुक जो है दुनिया की सबसे महंगी बुक है, जो वर्तमान में बिल गेट्स के पास है। और ये बुक है किसकी, तो लियोनार्डो दा विंसी की। किस कलाकार ने मैरिज एला मोड चित्र बनाया था, मैरिज एला मोड बनाए थे आर्टिस्ट विलियम होगार्थ। विलियम होगार्थ की कुछ और भी फेमस पेंटिंग है, लाइक द टॉक ऑफ टाउन, हिंदी में कहते हैं बस्ती की बात, और ए रेक्स प्रोगेंस, बॉनी लड़की जिसे बोलते हैं स्ट्रीम गर्ल, ये भी बहुत फेमस है। तो थ्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रीम गर्ल, ए टॉक ऑफ टाउन एंड मैरिज एला मोड। और ये भी ध्यान रखिएगा ए हॉलोड्स प्रोग्रेस, वेश्या की प्रगति, ये भी इन्होंने बनाई है। ये चारों पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा विलियम होगार्थ का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1697 ईस्वी में, और 1764 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर, इंग्लैंड में पैदा। विलियम होगार्थ एचिंग अम्लांकन की भी खोज की, तो एचिंग में काम करते थे ये। और ये स्वर्णकार, मतलब इनके पिता स्वर्णकार रहे हैं, गोल्ड स्मिथ। इसने मेले तमाशों, मुर्गों की लड़ाई, सुनावी झगड़ों का भी पेंटिंग्स बनाए हैं। यह पहला कलाकार था जिसने कथाओं की कल्पना की और फिर इसके आधार पर चित्रण किए। तो ध्यान रखिएगा, कथाओं की कल्पना पर पेंटिंग कौन किया था, तो विलियम होगार्थ किए थे। चित्रण के साथ साथ लेखन कार्य भी इन्होंने किया। इसने अपना जीवन चरित्र लिखा था, कब, तो 1755 ईस्वी में, और उसे छापे भी हैं। 1755 में लिखे और छापे। सौंदर्य पर भी इन्होंने काम किया। इनकी फेमस बुक है एनालिसिस ऑफ ब्यूटी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है विलियम होगार्थ की, एनालिसिस ऑफ ब्यूटी। और जो रॉयल एकेडमी था लंदन का, जो सर जोसुआ रेनॉल्ड्स उसके फाउंडर रहे हैं, तो ये इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया एक एकेडमी था, और वो आगे चल के इसी का नाम हो गया द रॉयल एकेडमी लंदन। द रॉयल एकेडमी ऑफ लंदन की स्थापना हुई थी 1768 में, इसलिए डिस्कस कर ले रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके फाउंडर रहे हैं सर जोसुआ रेनॉल्डर। लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर नोटिफिकेशन।